Morning,
ऑडियो now. हेलो। नहीं है क्या क्लास? निखिल तिवारी बोल। नहीं है क्या क्लास? पता नहीं भाई, मैं तो अभी अभी आया हूँ। सत्रह मिनट हो गया। मैम को कर सकते हो दूल्हा है। बोलना गंभीर मैम गाना से फोन सुना। करके। हैं? Hello. Am I audible to you people? Hello. Please unmute yourself and give me a confirmation. मैम अब आवाज आई है, इतनी देर से नहीं आ रही थी। तो अभी तक आप लोगों ने बोला क्यों नहीं? बोला तो था मैम। बोल तो रहते मैम, आप प्लस लोग आपने आपस म्यूट कर में दिया था नहीं, फिर मुझे बाद किसी में। की कोई आवाज नहीं आ रही है। आप लोग चैट भी कर सकते हैं। नहीं, वो क्या आपका Karanveer, माइक भी डिसेबल्ड म्यूट है? था ना मैम। two people have चैट भी started. डिसेबल्ड है और वो Two people have started conversation और अपने आप ही आपस में आप लोग बात कर रहे हो। Shall I start again? जस्ट Yes, मैम ma'am. चैट भी तुम डिसेबल्ड थी और वो You can always unmute yourself. I have given the authority to you guys to unmute and tell me right away there and then. वो तो अब वो तो अभी मिली है मैम, इतनी देर से नहीं थी। जी नहीं, ऐसा नहीं था। ये अभी आप लोग जो दो बात कर रहे थे उसके बाद मैंने आप लोगों को उससे अथॉरिटी हटाया कि आप लोग बात कॉन्वर्जेशन करें। बट यू टॉक टू मी एंड टेल मी दैट देयर इज नो साउंड और व्हाटएवर। कुछ भी नहीं है अभी आपको क्लियर हो रहा है। 17 मिनट्स आर ऑल वेस्टेड एंड यू पीपल हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। एनीवेज आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस फीचर वाला थिंग। आपको मुझे पहले ये बताइए उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है असाइनमेंट में एंड अदर थिंग्स में? एक दो असाइनमेंट्स मुझे रिसीव भी हो गए हैं वैसे। कल मैंने जहां तक आपको ये बताया था मीनिंग, डेफिनेशन, कैपिटल बजटिंग की, ये सबको क्लियर हो गया? फीचर्स से आज मुझे कवर करना था। इसमें फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग से मुझे आज इसको कवर करना था। जब भी कभी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप तभी के तभी मुझे अनम्यूट करके अपने आप को मुझे बता दीजिए, सो दैट टाइम इज नॉट वेस्टेड। ठीक है? कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो भी आप इमीडिएटली यू कैन टेल मी। मैं नहीं वेट करती हूँ कि आप पूरा लेक्चर लो उसके बाद मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछो या कुछ भी है। ठीक है? So I'm coming back to features then. I'll take these two slides again. Features are now, features of capital budgeting are
पोटेंशियली जो फीचर्स कैपिटल बजटिंग के इंक्लूड करें, पोटेंशियली देयर आर लार्ज एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स इन्वॉल्व in the capital budgeting investments. Capital budgeting means long term investments. उसमें large benefits होते हैं because large number of huge number of huge amount of capital is also involved in that. रिलेटिवली हाई रिस्क होता है. हाई रिस्क इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. हम आज के आज ऐसा नहीं कि आज के लिए इन्वेस्टमेंट किया और हमें आज के आज इवनिंग तक बेनिफिट हो गया एंड द थिंग इज डन. दिस इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डन फॉर द लॉन्ग रन. इसीलिए एंड फॉर द फ्यूचर, इसीलिए इसमें रिस्क जो है वो हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहता है. बिफोर चूजिंग और एनालाइजिंग एनीथिंग वी शुड ऑलवेज बी choosing the project or any investment plan which involves or which has lower degree of risk, but the risk will always be involved in this capital budgeting. Next feature would be a relatively longer period of time के लिए होता है. Longer period of time means can be 5 years and above, can be for a very long time, which involves years and years. कई सारे financial years involved रहते हैं इसमें relatively long time period के लिए. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि capital budgeting is for the long time, and if it is for short term then it is not, we are not talking about capital budgeting then that becomes the working capital thing, working capital management and not capital budgeting. When I say long term period, इसमें लिखा है, if you can see clearly that between the initial outlay and the anticipated return. एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. इनिशियल आउटले मतलब व्हेन वी एक्चुअली हैव मेड द इन्वेस्टमेंट, व्हेन वी एक्चुअली हैव इनिशियली इनिशिएटेड टू इन्वेस्ट आवर मनी, आवर फंड्स इन द इन्वेस्टमेंट. और जब हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें रिटर्न्स कब आने शुरू होंगे, कैन बी आफ्टर अ ईयर, कैन बी आफ्टर 2 years ऑल्सो एट टाइम्स. तो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम होता है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें और रिटर्न्स आने के बीच में. ये टाइम पीरियड इज लॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर planning to invest in an asset wherein we want to expand our business or expand anything for our economy also, जिसमें कि हमें फॉर एग्जाम्पल अभी न्यू प्लांट ही ओपन करना है या न्यू फैक्ट्री हमें डालनी है, 100 लोगों के लिए एक नया प्लांट हमें स्टार्ट करना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए देयर कुड बी परचेज ऑफ लैंड, there could be installation of so many things, there could be installation of the furniture fixture to have the seating arrangement for all that. ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट आज हो जाएगा बट इमीडिएटली हमें इसके रिटर्न नहीं मिलेंगे. It will then take maybe a year's time or 2 years time or something in order to get the benefit out of it. So long time period रहता है between the initial outlay or the investment, when the investment is done, and the returns to be received on that. Next is, it is irreversible in nature. इरिवर्सिबल इन नेचर का मतलब है कि अब जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी एक प्रोजेक्ट में या किसी डिसीजन हमने ले लिया कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ में ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो हमने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद वो पैसा वापस नहीं आ सकता. अगर हम नेक्स्ट वेरी डे ही सोचे कि नहीं हमने इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया, हमें ये नहीं करना था, तो अब कुछ नहीं हो सकता. अब रिवर्स नहीं हो सकता है वो पैसा जो इन्वेस्ट कर चुके हैं. For example, if we buy any product, so we really cannot go next day back to the seller and tell him कि आप ये वापस ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए ये product. Can we do that? We cannot. We have made the investment in buying some asset, some good asset for ourselves as an individual level पर अगर हम बात करें, तो we really cannot go back and resell that product. या उस amount पर तो वो resell कभी होगा नहीं. अगर हमने कोई भी चीज़ नई purchase कर ली है, then it becomes a second hand product even next very day. तो उसी तरीके का नेचर को इरिवर्सिबल नेचर इसमें भी होता है कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हमें थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न देगा. एक तो एकदम से नहीं दे देगा सारा रिटर्न, और अगर हम चाहें कि उसका पैसा हम वापस ले लें और वो प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं, या वो इन्वेस्टमेंट का हम प्लान जो हमने किया था और हम कर चुके हैं वो अगर हम विड्रॉ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं. दिस बिकम्स द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ द कैपिटल बजटिंग. Need for capital budgeting.
हमें कैपिटल बजटिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, नीड ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पहला तो कि हम अपनी एक इकोनॉमी हो गई या बिजनेस हो गया, अगर इंडिविजुअल लेवल बात करें तो हम उसका एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेविंग या इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमें कैपिटल बजटिंग करने की ज़रूरत है। कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हम लॉन्ग टाइम में कोई भी एसेट या कुछ भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग। लार्ज इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जरूरत है हमें कैपिटल बजटिंग की। इरिवर्सिबल मैम साउंड लो आ रहा है। साउंड लो आ रहा है मुझे, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। इरिवर्सिबल नेचर होता है कि हमने एक बार इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया तो हमें उसका दोबारा पैसा वापस नहीं मिलने वाला, हम चाहकर भी उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी हमें कैपिटल बजटिंग को करने की ज़रूरत है। नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग बिकम्स वन ऑफ द नीड ऑफ द कैपिटल बजटिंग। Difficulties in investment decisions. There are so many difficulties which are being faced before making any investment decision. कोई भी investment decision करने से पहले भी और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रूटीन भी कुछ डिफिकल्टीज आती रहती है रूटीन डे टू डे टाइम में। तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिफिकल्टीज को कैलकुलेट हम कर पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, जितनी डिफिकल्टीज हैं अगर वो जितनी से ज़्यादा ओवरकम हो सकती हैं हम वो कर पाएँ, इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं। अगर हम कैपिटल बजटिंग नहीं करेंगे तो उन डिफिकल्टीज को, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डिफिकल्टीज है, ना तो हमें पता होगा, ना हम ओवरकम कर पाएंगे, ना उनके लिए कुछ और काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। हम किसी भी चीज़ में, कोई भी इन्वेस्टमेंट में जब हम कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी इफेक्ट आएगा वो लॉन्ग टर्म में ही आएगा। अगर हमने एक रैशनल डिसीजन नहीं लिया बिफोर द इन्वेस्टमेंट और एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट या एसेट में भी हमने ऐसे उस चीज़ में हमने इन्वेस्ट कर दिया जिसमें कि प्रॉफिट बहुत कम था, हमने एनालाइज किया ही नहीं पहले कि प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, या बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया और उनकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया या लॉस हो गया, तो वो सारा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा फिर, क्योंकि पैसा वापस नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल तो हमने पहले पढ़ लिया कि हमने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया पैसा दोबारा वापस नहीं आएगा, जो इन्वेस्टमेंट कर दिया वो कर दिया, किसी उस पैसे से हमने कुछ खरीद लिया तो वो खरीद लिया, जो हमने एसेट खरीदा अगर वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमें सोचना चाहिए था खरीदने से पहले। अब वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही रहेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो या अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो वो लॉस भी अगर होगा तो लॉस का भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारी, इसीलिए भी हमको कैपिटल बजटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैपिटल बजटिंग ऑल्सो टेल्स अस कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कितना करने से हमें फ़ायदा होगा, ज़्यादा करने से होगा ज़्यादा फ़ायदा होगा या कम करने से कम फ़ायदा होगा, या किस अमाउंट का हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो हमें कैपिटल बजटिंग से पता चलता है। तो कैपिटल बजटिंग की एक नीड ये भी हो गई कि हम ओवर या अंडर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ओवर इन्वेस्टमेंट का मतलब ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब जितनी ज़रूरत है कि बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल है कोई इन्वेस्टमेंट में करना पैसा, उससे हम कम नहीं करते। एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे अगर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लेते हैं इसका एग्जांपल, तो अगर किसी एक सपोज प्रोडक्शन कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उन्होंने ये सोचा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी मशीनरी में, एक मशीनरी बाय करने से हमारी प्रोडक्शन जो है वो से 100 यूनिट्स बढ़ जाएगी, जो हम आज कर रहे हैं प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है कोई कंपनी, तो उसने सोचा कि ठीक है मुझे 1000 यूनिट्स बढ़ानी है, तो उसने 10 मशीनरीज लेनी पड़ेंगी उसके लिए। अब हमें सिर्फ 1000 यूनिट्स से बढ़ानी है, उससे ज़्यादा यूनिट्स बढ़ाएंगे तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा शायद, तो हम 10 नंबर ऑफ मशीनरीज खरीदें या 15 नंबर ऑफ मशीनरीज खरीदें या 8 नंबर ऑफ मशीनरीज खरीदें, तो हमारा जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ 10 मशीनरीज। अब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हो गया, जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होना था वो था कि हम 10 मशीनरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे XYZ अमाउंट, कोई भी अमाउंट, 10 मशीन जितने की भी आती होंगी। अब अगर हमने
ड्यू टू लैक ऑफ मनी या व्हाटएवर हमने 8 ही मशीनें खरीदी, दैट बिकम्स अंडर इन्वेस्टमेंट। 8 मशीनरीज खरीदी, अभी हमें 2 की और रिक्वायरमेंट थी और हमारे पास कुछ और था भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, बट हमने उतना नंबर ऑफ मशीनरीज नहीं खरीदी। देन वो 2 मशीनरीज ना खरीदने का जो लॉस होगा हमें, वो लॉन्ग टर्म तक अब हमें करना ही पड़ेगा, बेयर वो रहेगा ही रहेगा। और अंडर, ये हो गया अंडर का एग्जाम्पल। अगर हमने ये सोचा कि हमारे पास अभी फंड आता है, ठीक है, पैसा है, 10 की जगह हम 12 मशीनरीज खरीद लेते हैं, शायद प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए या कुछ और फायदा हो जाए, लेकिन हमने 12 खरीदने के बाद हमें वो 2 मशीनरीज को यूज करने का ऑप्शन ही नहीं है, ना तो हमारे पास यूजर्स हैं उनको यूज करने के लिए, या कोई भी एक एग्जांपल हम, और ये भी हो सकता है कि सिनेरियो हो सकता है ये कि उस मशीन को यूज करने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई चलाने के लिए मैन पावर नहीं है या जगह ही नहीं है रखने की, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, खरीद तो लिए हमने 12 मशीनरीज। तो अब वो 12 यूनिट्स हमारे लिए फायदेमंद थी या हम जो 10 चाहिए थी वो, अगर मैं 12 ले ली, दैट बिकम ओवर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हमने ठीक से एनालिसिस नहीं करा और इन्वेस्टमेंट ओवर कर दिया। अब उन 2 में जो इन्वेस्ट किया है वो टोटल लॉस हो गया हमें, वो हमें कोई बेनिफिट भी नहीं दे रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको रखने का, उनके मेंटेनेंस का और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, सो दैट बिकम्स ओवर इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल बजटिंग के थ्रू ही हमको ये भी पता चल रहा है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ओवर भी नहीं करना है और अंडर भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है जिससे कि हमें मैक्सिमाइज हो रहा है प्रॉफिट, हमें उतना इन्वेस्टमेंट करना है। ये हमें कैसे पता चलता है? कैपिटल बजटिंग से पता चलता है, इसीलिए कैपिटल बजटिंग का ये भी एक नीड हो गया। नाउ मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। जो हम कैपिटल बजटिंग में 2 चीज़ें हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क फैक्टर। तो ये मेजर करने की कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स, इनको हम टेक्निक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको टेक्निक्स का भी आ सकता है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल बजटिंग, एंड व्हाट आर द टेक्निक्स और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। दोनों ही चीज़ों में आप इस तरीके से बता सकते हैं। ये 5 चीज़ें हम कवर करेंगे, जो भी हम 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, दोज आर द टेक्निक्स और द मेथड्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग। तो मेथड्स हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेज में 2 अप्रोचेज हैं मेथड्स में, और मॉडर्न मेथड्स में देयर आर 3। सो ट्रेडिशनल में वी आर कवरिंग पे बैक पीरियड, पीबीपीबी बोलते हैं इसे, पीबीपी मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, एंड एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एआरआर मेथड। इनके शॉर्ट फॉर्म्स यही हैं। आपको शायद सिलेबस में देखेंगे तो ये दिखेगा एआरआर, एनपीवी, पीआई, आईआरआर, इस तरीके से उन्होंने करके इसको लिखा है। सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि ये जो हैं दीज आर कवर्ड अंडर कैपिटल बजटिंग। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या मॉडर्न मेथड भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स आप इनको रख सकते हैं दिखाने के लिए। And there are 3 we will be covering under modern methods, which is net present value method, NPV, profitability index method, PI, and internal rate of return, IRR. IRR हमने उसमें भी पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, उसमें भी हमने IRR मेथड पढ़ा था। सो कैपिटल बजटिंग को की में जो ये पर्टिकुलर मेथड्स हैं, हाउ टू कैलकुलेट दीज थिंग्स, हाउ टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम इन मेथड्स को पढ़ने के बाद समझ आएगा कि ठीक है कैसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम अपने बिजनेस में कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करने वाले हैं या मॉडर्न मेथड में से कोई एक चूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट नेचर ऑफ बिजनेस वी हैव एंड व्हाट इन्वेस्टमेंट नेचर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। हम कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। तो इनमें कुछ फॉर्मूलेज भी हैं मेथड्स में, जो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमें वो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अपने बिजनेस में या अपनी इकोनॉमी में हमें कौन से मेथड से कैलकुलेशन करना है वो डिपेंड करता है कि हम क्या कैलकुलेट कर, हम हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है कि हमें कैसे बिजनेस में हो जहाँ पर कि जो PI इंडेक्स मेथड में फॉर्मूले चाहिए, वैल्यूज चाहिए, वो हमारे पास हमारे बिजनेस से वो वैल्यू नहीं निकल सकती। तो फिर हम वी विल सी कि हमारे जो बिजनेस में ARR मेथड वुड बी बेस्ट या सूटेबल, तो विल गो फॉर दैट मेथड टू कैलकुलेट दी
benefit or the profit in order to choose that. हम ये methods इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि out of these methods we will be able to analyze whether the investment or in the project or in any fixed asset is profitable for the organization and for the long run or not. अगर तो है तो then we will choose and make the investment, otherwise we will not proceed with that. फर्स्ट इज जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल पहला मेथड इज पे बैक पीरियड. It refers to the period in which project will generate the necessary cash to recover the initial investment. अब हम बात क्या कर रहे हैं कि मेथड किस चीज़ का है कि हम कोशिश कर रहे हैं ये निकालने की कि हमारा जो अर्निंग होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से वो अर्निंग कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो पे बैक पीरियड मेथड क्या बोलता है, वो इसमें हम कंसिडर करेंगे कितने सालों के लिए हमने पैसा लगाया. टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पर है टाइम, टाइम से है. इट रेफर्स टू द पीरियड या टाइम इन विच प्रोजेक्ट विल जनरेट द नेसेसरी कैश. मतलब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने सपोज कैश लगाया है या इन्वेस्टमेंट लगाया है, फंड्स अपने इन्वेस्ट करे हैं 10 साल के लिए या 20 साल के लिए किसी प्रोजेक्ट में, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 साल तक तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, 10 साल के बाद बेनिफिट होना स्टार्ट होगा. ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है. कुछ में होता है कि ठीक है हम 1 साल के नेक्स्ट ईयर के बाद हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर कुछ होगा, तो ईयर आफ्टर ईयर कुछ इन्वेस्टमेंट होगी. तो पे बैक पीरियड में हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक तो पहला चीज़ हम पीरियड कंसिडर करेंगे, कितने टाइम में हमें पैसा जो है उस प्रोजेक्ट में लगाने से रिकवर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. It refers to the period in which the project will generate the necessary cash to recover the initial investment. एक तो ये कि जो हम पैसा हमने लगाया, एक मशीनरी को खरीद रहे हैं, अगर हम उसको 10 करोड़ रुपए में सपोज हम खरीद रहे हैं, तो वो पैसा 10 करोड़ भी तो वापस आएगा. पहली चीज़ तो 10 करोड़ कब तक हमें मिल जाएगा, हो सकता है वो मशीनरी हमें यूज़ करके 5 साल में ही अपनी कॉस्ट निकाल दे. 5 साल के अंदर हमने 10 करोड़ रुपया कमा लिया, तो अब उसकी कॉस्ट निकल गई 5 साल में. अब आगे जो हम अर्न करेंगे वो फिर टोटल हमारा प्रॉफिट होगा. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है कि हम कब उस प्रोजेक्ट से इतना नेसेसरी कैश हम जनरेट कर लेंगे कि हम पैसा ले पाएँ, रिकवर कर पाएँ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो हमें कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में, कितने पीरियड में रिकवर हो जाएगा. This method is also called payout और pay off period method. Pay back period method को हम payout और pay off period method भी कहते हैं. Pay off period, pay back period. Pay back का मतलब वापस आना पैसा, pay back का मतलब पैसा वापस आना, period का मतलब टाइम, कितने टाइम में वो पैसा वापस आएगा. समझ आया इसका मीनिंग. जो नेम है मेथड का, उस नेम से ही आप लोग डिराइव कर लीजिए कि व्हाट डज इट से. इट सेज दैट पे बैक कितने टाइम में वापस आएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, एक्चुअल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया प्रिंसिपल अमाउंट का, बाय व्हाट टाइम यू विल बी गेटिंग इट बैक. इट इज आल्सो कॉल्ड पे आउट एंड पे ऑफ. ओके. इट डज नॉट टेक द इफेक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इस पर्टिकुलर मेथड का ड्रॉबैक एक ये है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने पढ़ा है टॉपिक पहले, कि टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, आगे टाइम में कम हो जाएगी उसकी वैल्यू कुछ, तो ये उसको कंसिडर नहीं करता. ये हम सिर्फ यही देखते हैं कि ठीक है हमने आज 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है. लेट मी जस्ट क्लिक योर अटेंडेंस फर्स्ट. Class is about to over guys. I'll take it further. इस मेथड के बाद, पे बैक पीरियड मेथड के बाद से मैं आपकी नेक्स्ट क्लास से मिलूंगी. आप मुझे बताइए कुछ अगर इश्यूज किसी को अब तक है. 3-4 स्लाइड्स ही आज कवर हो पाई हैं. दिस टॉपिक हैज नॉट मूव्ड ऑन वेरी फास्ट today, but we would be covering it in the next class. Let me just